जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस के तौर पे भी आप देख सकते हैं। लास्ट में बताइए टोटल में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, पूछा है जावा ट्रेंच निम्नलिखित में से कौन से महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा ट्रेंच जो है आपसे पूछा, जावा ट्रेंच निम्नलिखित में से कौन से महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, यह आपसे पूछा है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच को सुंडा ट्रेंच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंडा ट्रेंच भी कहा जाता है जावा ट्रेंच को। यह बात ध्यान रखिएगा। यह हिंद महासागर में स्थित है और इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इसकी गहराई लगभग 7,258 मीटर यानी कि 23,812 फीट है। यह ट्रेंच इंडोनेशिया के पास है और विशेषकर जावा और सुमात्रा द्वीपों के आसपास। एक बात याद रखिएगा माहासागरों से संबंधित, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर जो है आपका, वह आपका है प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर जो है वो आपका आर्कटिक महासागर, यह आपका सबसे छोटा महासागर। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चौरी चौरा की घटना किस वर्ष और कहां हुई थी। बढ़िया प्रश्न है, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष और कहां पर हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1922 में उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा घटना जो हुआ था वह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। स्थान कौन सा था? चौरी चौरा, गोरखपुर जिला, अब उत्तर प्रदेश में। घटना क्या था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ उग्र हो गई और थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी ने इस हिंसात्मक घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन पूर्ण अहिंसा के मार्ग पर ही चलाया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोयला किसका उदाहरण है। कोयला जो है वह किसका उदाहरण है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तलछटी चट्टान का उदाहरण है कोयला। कोयला जो है तलछटी चट्टान का उदाहरण है। कोयला जो है एक तलछटी चट्टान का उदाहरण है या जैविक उत्पत्ति की तलछटी चट्टान है जो लाखों वर्षों तक वनस्पति अवशोषों के दबाव, ताप और रासायनिक प्रक्रियाओं से बनती है। कोयले का निर्माण मुख्यतः पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंथ्रोसाइट के क्रम में होता है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और भारत जैसे देश में बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा कोयले से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा देशों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा गुजरती है इन देशों से, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। ये तीनों देश भूमध्य रेखा के सीधे संपर्क में हैं, जिससे इन देशों में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर रहती है। चलिए आपको भूमध्य रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण बताते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिसमें यहाँ सबसे ज्यादा गर्म होती हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती। भूमध्य रेखा को शून्य अक्षांश रेखा यानी 0 डिग्री माना जाता है या पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा चुंबकीय या अक्षांशीय नहीं बल्कि भौगोलिक रेखा है। भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र को इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन कहा जाता है। यह क्षेत्र अत्यधिक वर्षा और वर्षा वन के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया प्रमुख है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। राजहंस पर्व जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है राजहंस पर्व। राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से नेल्लोर जिले के पुलिकट झील भी पूछ लेता कहां पर है, तो पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में और नेलपुट्टू पक्षी अभयारण्य के पास आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है।
विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बता दीजिए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, J.K. राउलिंग इस प्रश्न का राइट आंसर है। J.K. राउलिंग ब्रिटेन की लेखिका हैं। उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज की कुल 7 पुस्तकें लिखी हैं जो जादू और फैंटेसी पर आधारित है। यह सीरीज दुनिया भर में अत्यधिक लोकप्रिय है और इस पर सफल फिल्में भी बनी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। यह उत्तर प्रदेश में आगरा के निकट स्थित है। इसे अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाया था। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतों में बुलंद दरवाजा, दीवाने खास और पंचमहल शामिल हैं। यह 1585 तक राजधानी रही। बाद में पानी की कमी के कारण अकबर ने राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्य समाज के। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वेदों की ओर लौटो का संदेश देना था। यह भी एग्जाम में पूछता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और जातिवाद का विरोध किया। उनकी प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश। यह भी एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित एक प्रमुख हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यह सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। यहां से मानव कंकाल, मुर्दभांड, आभूषण, औजार आदि प्राप्त हुए। अन्य विकल्पों की बात करें तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। लोथल भी गुजरात में स्थित है और यह गुजरात में स्थित प्रमुख बंदरगाह था। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेठ। हरिसेठ जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेठ समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी कि प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों और गुणों का वर्णन था। अन्य विकल्पों की बात करें तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। एग्जाम में पूछता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे। उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी ग्रंथ लेखक रहे। चंद्रबरदाई की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। और भवभूति की बात करें तो संस्कृत के महान नाटककार थे। उत्तर रामचरित जैसे नाटकों की रचयिता, लेकिन किसी विशेष राजा के दरबारी कवि ये नहीं माने जाते। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम के से लोकप्रिय थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीरबल। बीरबल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महेश दास अकबर के दरबार में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे। वह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। बीरबल को उनकी बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य बुद्धि के लिए जाना जाता है। अकबर ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। बीरबल की मृत्यु उत्तर पश्चिम भारत में एक युद्ध के दौरान हुई थी, यूसुफ जई जनजातियों से संघर्ष में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी। बढ़िया प्रश्न है, चलिए बताइए। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं तो नो लिख दीजिए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रुक्मणी देवी अरुंडेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1952 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कला और संस्कृत के क्षेत्र में योगदान के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। बाकी अन्य विकल्पों की
बात करें तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है स्वतंत्रता सेनानी और शिल्प आंदोलन की प्रणेता थी, पर राज्यसभा में पहली मनोनीत महिला नहीं थी। सुचिता कृपलानी की बात करें तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। और ऑप्शन में राजकुमारी अमृत कौर, तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी, ये स्वास्थ्य मंत्री थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधे जो है भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य से प्राप्त करते हैं। पौधे भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं, जिसमें वे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर ग्लूकोज यानी कि भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखते हैं या नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से की थी। यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी गांव यानी कि गुजरात तक लगभग 240 किलोमीटर की थी। गांधी जी ने 78 सत्याग्रहियों के साथ मिलकर यह यात्रा की थी। उनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर का विरोध करना था। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी था। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसात्मक आंदोलन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह सीमित क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं। वह सीमित क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जिसमें सभी प्रकार की जीव पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं। चलिए बताइए क्या कहलाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवमंडल कहलाएंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर वह सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायुमंडल मिलते हैं और जहां सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, या पृथ्वी की सतह पर वह भाग है जहां जीवन संभव है। इसमें जलीय, स्थलीय और वायुवीय सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं। निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में संचित होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन वह रूप है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं। यह मुख्यतः यकृत और पेशियों में संग्रहित रहता है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है। बाकी ऑप्शन में ग्लूकोज, तो ग्लूकोज यह तत्काल ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन यह संग्रहित नहीं होता है। सेल्यूलोज की बात करें तो यह पौधों की कोशिका भित्ति का हिस्सा है, मनुष्य इसे पचा नहीं सकता। लैक्टोज की बात करें, यह दूध शर्करा है जो दूध और दुग्ध उत्पादों में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की यानी कि लवणीय जल की झील है। यह राजस्थान राज्य के जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों के बीच फैली हुई है। यह झील समुद्री नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लंदन में आयोजित पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। लंदन में आयोजित पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो जो गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही आयोजित किए गए। ये भी पूछ लेता कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए, तो लंदन में ही हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आपसे यहां पूछा है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह 1930 में हुआ था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा।
पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संविधान निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाना था। इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने शुरू किया था। यह भी पूछ लेता है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटिश के, तो वो रामसे मैकडोनाल्ड थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। बढ़िया प्रश्न, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। नहीं पता होगा तो कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 48। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन के आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति को से संगठन का प्रयास करें। विशेष रूप से यह अनुच्छेद गौ हत्या पर प्रतिबंध और गौवध निरोध को भी बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, तो राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा गौवंश, बछड़ों, दुग्ध देने वाली गायों और अन्य दुधारू व उपयोगी पशुओं की हत्या को रोकने के लिए कदम उठाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला बाघोरा नदी के पास स्थित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं जिनमें बिहार मठ और चैत्य यानी कि स्तूप मंदिर शामिल है। यहाँ की चित्रकला और मूर्तिकला गुप्त काल की अद्भुत कला का उदाहरण है। ये गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वह कपास के उत्पादन से संबंधित है। कपास के उत्पादन से सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित। तो कपास के उत्पादन में भारत का जो अग्रणी राज्य है वह आपका है गुजरात राज्य। और कपास उत्पादन में जो सर्वाधिक मिट्टी या जो उसके लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय मिट्टी है वह रेगूर मिट्टी है, जैसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। सिल्वर फाइबर क्रांति का उस संबंध कपास के उत्पादन में वृद्धि से या क्रांति भारत में कृषि क्षेत्र के विकास और उन पहलों में शामिल है जिनका उद्देश्य विशिष्ट फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। कपास को सिल्वर फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण वस्त्र फाइबर है और इसकी रंगत सफेद चमकीली होती है। चलिए कुछ प्रमुख क्रांतियां बताते हैं आपको। तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, जैसे गेहूं और चावल से। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति अभी हम लोग पढ़ाएं कपास उत्पादन के लिए संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखिए गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल्डन फाइबर क्रांति जो है जूट उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो सुनहरी क्रांति जो है तिलहन, फल, सब्जी, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, इनमें से किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। इनमें से किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सूचना का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए। इनका उद्देश्य राज्य को नीति निर्धारण में सामाजिक, आर्थिक, न्याय और कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन देना है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वह किस संविधान से, किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। बाकी ऑप्शन में दिया सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है जो 2005 के अधिनियम के तहत लागू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भारत की संसद करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 और अनुच्छेद 140 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 140 के अनुसार संविधान यह प्रावधान करता है कि संसद
कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो उसके कार्यों को प्रभावी रूप से संपादित करने के लिए आवश्यक हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फारसी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फारसी थी दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा। दिल्ली सल्तनत यानी कि 1206 से 1526 तक की राजकीय भाषा जो थी फारसी थी। सल्तनत काल के दौरान प्रशासन, शाही आदेशों, दस्तावेजों और दरबारी भाषा के रूप में फारसी का प्रयोग होता था। यह परंपरा गुलाम वंश से शुरू होकर लोदी वंश तक बनी रही। फारसी भाषा के कारण भारत में फारसी साहित्य, कला और संस्कृति का व्यापक विकास हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक हैं? निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक हैं, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित शिव कुमार शर्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा को पंडित शिव कुमार शर्मा को संतूर का भारतीय शास्त्रीय संगीत के मंच पर लोकप्रिय और प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। संतूर मूलतः कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र था, लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक प्रमुख वाद्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने संतूर के लिए नई तकनीक और शैली विकसित की, जिससे यह शास्त्रीय संगीत के अनुरूप बन सका। बाकी ऑप्शन दिया पंडित भीमसेन जोशी, तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे, किराना घराने से संबंधित हैं। पंडित कुमार गंधर्व की बात करें तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं, अपनी अलग शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। पंडित रविशंकर की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों की विशेषाधिकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है सांसदों की विशेषाधिकार से संबंधित है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। यह अनुच्छेद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को संसद में कार्य करते समय स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 105 के प्रमुख बिंदु की बात करें तो संसद में बोले गए शब्दों पर कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकती। सांसदों को कार्यवाही में भाग लेने के दौरान विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यह संसद को यह शक्ति भी देता है कि वह समय समय पर अपने विशेषाधिकार स्वयं तय कर सकें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश के पास स्थित भेड़ाघाट क्षेत्र में प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जलप्रपात से गिरता पानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे धुएं का बादल बन रहा हो। यह स्थान संगमरमर की चट्टानों और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन पूछता, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कुंचिकल जलप्रपात है, या आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछता आपसे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू प्रश्न का राइट आंसर हो जाता, परंतु यहां पर पूछा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी कि अब कोलकाता की अध्यक्षता की थी। वह आयरिश मूल की थी और भारत में थियोसोफिकल आंदोलन तथा होम रूल मूवमेंट की प्रमुख नेता थी। उन्होंने भारतीय स्वशासन की मांग को मजबूती से उठाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा रोम इटली में स्थित है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य भुखमरी मिटाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इसका जो मुख्यालय इटली के रोम शहर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी।
16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया पेरिस, तो पेरिस जो है यूनेस्को का मुख्यालय। जिनेवा की बात करें, जिनेवा में WHO और WTO जैसी एजेंसियों का मुख्यालय। न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, बिम्स्टेक संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? बिम्स्टेक संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है बिम्स्टेक संगठन का मुख्यालय। बिम्स्टेक जो कि फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल हिंदी में कहते हैं। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जोड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय जो ढाका बांग्लादेश में। और सदस्य देश कितने, तो सात इसके सदस्य देश हैं। ये देश जो है एक बार लिख लीजिए कॉपी पेन उठा के, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल, भूटान इसके सदस्य देश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, यह आपसे पूछा है। ध्यान रखिए भारत का पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है वह कंचनजंगा है। कंचनजंगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,586 मीटर यानी कि 28,169 फीट है। यह शिखर सिक्किम, भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है, एवरेस्ट और K2 के बाद। कंचनजंगा को स्थानीय लोग पवित्र पर्वत मानते हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कामेट की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो 8,848 मीटर, लेकिन यह भारत में नहीं है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आप लोग बताइए 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए अब आज की वीडियो से प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आज की वीडियो से प्रश्न है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? ये आज के वीडियो से क्वेश्चन है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।